देश के दुश्मनों को हिंदुस्तान के वीर जवानों ने एक बार फिर सबक सिखाया है। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों की शामत आई हुई है। पाकिस्तान की ओर से हो रहे सीज फायर उल्लंघन का करारा जवाब दिया जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर म्यांमार बॉर्डर पर भी देश के वीर जवानों ने बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। बड़ी कार्रवाई करते हुए सेना ने NSCN-K के उग्रवादियों को ढेर कर दिया है। म्यांमार बॉर्डर पर सेना का पराक्रम, दहशतगर्दों की आई शामत, सरहद पर आतंक की कब्र। सत्ताईस सितंबर 2017 सुबह 4:45। रात का अंधेरा छंट रहा था, नई सुबह अंगड़ाई लेने लगी थी। इस खामोशी के बीच अचानक असम नागालैंड बॉर्डर के पास लंखू गांव में NSCN खापलांग के उग्रवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। उग्रवादी बड़े हमले की फिराक में थे, लेकिन दहशत का मंसूबा पालने वालों पर सेना के जवानों ने पलटवार कर दिया। सेना की जवाबी कार्रवाई में उग्रवादियों को भागने तक की जगह नसीब नहीं हुई। बताया जा रहा है कि सेना के पलटवार में कई उग्रवादी ढेर हो गए। मैं भारतीय सेना को इस ऑपरेशन के लिए भी बधाई देता हूं और बॉर्डरों पे जिस तरह के रोजाना कि हिंदुस्तान के नागरिक चैन और शांति से जी सके, सेना ने हमेशा बहुत बढ़िया काम किया है। और जैसे कि स्वयं आर्मी ने कहा है कि म्यांमार बॉर्डर से तमाम आतंकी घुसना चाह रहे थे, उनको मार गिराया है, तो मैं समझ सकता हूं भारतीय सेना को बधाई इसमें देनी चाहिए। निर्मला सीतारमण के रक्षा मंत्री बनने के 20 दिन के भीतर ही सेना ने म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादियों के हौसले पस्त कर दिए। करीब एक साल पहले 28-29 सितंबर की रात हिंदुस्तान के वीर जवानों ने POK में पाकिस्तान के पाले पोसे दहशतगर्दों को सबक सिखाया था और एक साल बाद भारत म्यांमार बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर दूर सेना ने पराक्रम दिखाया तो सर्जिकल स्ट्राइक की यादें ताज़ा हो उठी। लेकिन सेना ने साफ कर दिया कि कार्रवाई परदेश में नहीं, देश की सीमा के भीतर हुई है। ये भारत के सीमा के अंदर हुआ था, यानी कि ये जो NSCN काडर जो है, जो गुट है, उन्होंने भारतीय फौज के ऊपर हमला किया था, उन्होंने फायर ओपन किया था। दूसरा, ये जो ऑपरेशन है ये बहुत ही एक लिमिटेड सेक्टर में हुआ था। पिछले साल आपको याद होगा कि ये करीब 150 किलोमीटर के एक लंबा आर्क के ऊपर हुआ था। और तीसरा, पिछले साल का जो ऑपरेशन जिसको हम सर्जिकल स्ट्राइक कहते हैं, वो काफी प्लान्ड ऑपरेशन था, यानी कि कई महीनों से उसका प्लानिंग हुआ था। म्यांमार बॉर्डर पर उग्रवादियों को ढेर कर सेना ने साफ कर दिया है कि आतंक का हर मंसूबा यूं ही कुचल दिया जाएगा, फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या म्यांमार बॉर्डर, दहशतगर्दों को बख्शा नहीं जाएगा। टीम न्यूज़ नेशन। आज़ाद हिंदुस्तान के इतिहास में जून 2015 की तारीख स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। हमारे वीर जवानों ने म्यांमार की सीमा में घुसकर नगा उग्रवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, ये रिपोर्ट देखिए। साल 2015, तारीख 10 जून, वक्त सुबह 3 बजे। पैरा कमांडोज की एक टुकड़ी भारत म्यांमार बॉर्डर क्रॉस करके घने जंगलों में पहुंच चुकी थी। तय प्लान के मुताबिक आर्मी के तेज तर्रार 70 जवान अपनी अपनी पोजीशन ले चुके थे। कमांडोज म्यांमार में 7 किलोमीटर अंदर तक घुस गए। कमांडोज खापलांग के कैंपों तक चुपचाप पहुंचे। यहां तक पहुंचने के लिए कमांडोज को रेंग कर कैंपों तक पहुंचना पड़ा। बस इंतजार था उस इशारे का जिसके आते ही प्लान को अंजाम देना था। मुस्तैद जवानों को जैसे ही कोर टीम का सिग्नल मिला, वैसे ही शुरू हो गया ऑपरेशन। घने अंधेरे में दिलेरी दिखाते हुए सेना के जवानों ने नगा आतंकियों पर हमला बोल दिया। 40 मिनट तक चले इस ऑपरेशन में आतंकियों को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला। चारों ओर अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। नागा टेरर कैंप तबाह हो गए। खबरों की माने तो करीब 150 से ज्यादा आतंकी इस हमले में मारे गए। सेना के इस ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स के MI हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन के जरिए खापलांग आतंकियों की मूवमेंट पर काफी पहले से नजर रखी गई थी।
पूरे ऑपरेशन में भारतीय सेना को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सेना के इस कामयाब ऑपरेशन की जानकारी बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी गई थी। मणिपुर में हमला करने वाले उग्रवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के पैरा कमांडोज ने मिशन को अंजाम दिया था। इस यूनिट में स्पेशल ट्रेन्ड कमांडोज होते हैं। ये कमांडोज पैराशूट रेजिमेंट का हिस्सा है। इसमें स्पेशल फोर्सेस के 7 बटालियंस भी शामिल हैं। इस कमांडोज यूनिट का गठन 1965 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान किया गया था। माना जाता है कि कमांडोज का ये ग्रुप सर्जिकल स्ट्राइक में पारंगत है। इस टुकड़ी ने उप महाद्वीप के बाहर इस तरह कई मिशन को अंजाम दिया है। सेना का ऑपरेशन उन 20 जवानों की शहादत का बदला था जो 4 जून 2015 को खापलांग आतंकी हमले में शहीद हुए थे। इस रणनीति के पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल की अहम भूमिका थी। ऑपरेशन से पहले सेना के पास नगा आतंकियों के म्यांमार सीमा में छिपे होने की पुख्ता खबर थी। खुफिया जानकारी के बाद सुनियोजित तरीके से भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन ने नगा आतंकियों की कमर तोड़ दी। स्पेशल कमांडोज के इस ऑपरेशन ने पूरी दुनिया को यह पैगाम दिया कि अगर हिंदुस्तान पर किसी की नापाक नजर पड़ी तो उसका यही हश्र होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो एक तरफ नगा आतंकियों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया गया, वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें पाकिस्तान की भी बढ़ रही हैं। यूएन की बैठक में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को घेरने के चक्कर में जिस तरह के झूठ का फर्जीवाड़ा फैलाने की कोशिश की, उसके जरिए वो दुनिया भर में बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान के झूठ की हर जगह फजीहत हो रही है। साथ ही अब पाकिस्तान को यूएन में बोला गया झूठ भारी पड़ने वाला है। फर्जी फोटो दिखाए जाने के चक्कर में यूएन के सेक्रेटरी जनरल बता रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। पाकिस्तान वालों, आपने क्या बनाया? आपने लश्कर तैयबा बनाया, आपने जैशे मोहम्मद बनाया, आपने हक्कानी नेटवर्क बनाया, आपने हिजबुल मुजाहिदीन बनाया, आपने आतंकवादी ठिकाने बनाए, आपने टेररिस्ट कैंप्स बनाए। यूएन के मंच से जब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को आईना दिखाया तो पाकिस्तान किस तरह तिलमिलाया था, इस बात की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। राइट टू रिप्लाई के मामले में पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को घेरने के लिए जिस फर्जी तस्वीर का इस्तेमाल किया, उसकी पोल खुलते देर नहीं लगी। पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलिहा लोधी ये भूल गईं कि भारत विरोध में जिस तस्वीर को वो हवा में उछाल रही हैं, वो फिलिस्तीन के अबू जोम की तस्वीर थी। This so-called democracy is the world's largest hypocrisy. This, Mr. President, is the face of India's democracy. भारत ने भी पाकिस्तान के इस झूठ को बेपर्दा करने में जरा भी देर नहीं लगाई। यूएन के मंच से पाकिस्तान के इस कोरे झूठ की पोल तुरंत बेपर्दा भी हो गई। The true face of Pakistan is not hidden from anyone. पाकिस्तान का यही झूठ अब उसके लिए गले की हड्डी बन गया है। पाकिस्तान की दुनिया भर में न केवल फजीहत हो रही है, बल्कि हर कोई उसे टेररिस्तान भी मान रहा है। पाकिस्तान अपने ही झूठ के बुने जाल में उलझ कर रह गया है और अब उसके इस झूठ पर कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। खबर है कि पाकिस्तान के इस फर्जीवाड़े को यूएन ने गंभीरता से लिया है और यूएन इस बारे में पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई भी कर सकता है। यूएन के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने इस बात के संकेत दिए हैं। One delegation from Pakistan showed the photograph. They said it was Kashmir. India said no, that's from Gaza. Seems like, he said, she said, except that actually the photograph has been shown to have been about Gaza. And I don't think that Pakistan, in the quotes they've given publicly, they haven't disputed that the photograph was not what it was purported to show. So I understand you wouldn't want to get dragged into every dispute on the floor, but is there some sort of factual baseline that you'd like to set during your year in terms of people, just if they make a mistake, correcting it, in terms of not an opinion statement, but the use of a photograph depicting something that they didn't say that it was? Thanks a lot. It's really not for me to answer. It's for the delegations that are involved, and again, I want to use but not misuse my position of the President of the General Assembly, but I will certainly think about your suggestion. इतना ही नहीं, पाकिस्तान ने जो झूठी तस्वीर यूएन के मंच में दिखाई थी, उस पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष ने भी कड़ी चेतावनी दी है।
पहले तो आतंक की पैरोकारी और फिर अपने गुनाह छुपाने के लिए झूठी तस्वीरों का सहारा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान अपने ही जाल में उलझ कर रह गया है, लेकिन सबसे बड़ा सच ये है कि आतंक किसी का यार नहीं होता, और इस सच को पाकिस्तान जितनी जल्दी समझ ले, ये उसके लिए उतना ही बेहतर होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो पाकिस्तान को वक्त रहते समझना जरूरी है। इधर देश के आर्थिक हालात पर बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा है। यशवंत ने साफ कहा है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार हैं। खासतौर पर जीएसटी और नोटबंदी जैसा फैसला अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम साबित हुआ है। वहीं सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। क्या वाकई देश की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है? क्या वाकई जीएसटी ने देश की इकोनॉमी पर बुरा असर डाला है? क्या नोटबंदी के फैसले ने अर्थतंत्र की कमर तोड़ दी है? ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के एक लेख के बाद उठ रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने एक आर्टिकल में सरकार की नीतियों पर न केवल हमला बोला है बल्कि देश के वित्त मंत्री को भी गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यशवंत सिन्हा ने क्या कहा है, सबसे पहले इस पर नजर डालिए। देश की इकोनॉमी की हालत खराब है। पिछले 2 दशक में प्राइवेट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहा है। जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया गया, इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। नोटबंदी सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हुई। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करीब करीब ठप हो चुका है। यशवंत सिन्हा के इस लेख से विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका मिल गया। मुझे खुशी है कि इस देश में अभी भी कुछ लोग हैं, बीजेपी में भी, कि जो सरकार की परवाह नहीं करते, पार्टी की परवाह नहीं करते, लेकिन जो देश में जो कुछ हो रहा है उसको कहने की हिम्मत और जरूरत रखते हैं। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी वही सोचते हैं। उनमें मंत्री भी हैं, उनमें एमपी भी हैं, उनमें एमएलए भी हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर भी हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमसे वो बातें करते हैं और कहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आती है। तो इस हिम्मत की मैं दाद देता हूं। यशवंत सिन्हा ने अपने आर्टिकल में आला बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के बचाव में मोर्चा थामा। सारी दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत पूरे वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस सच्चाई को किसी को भूलना नहीं चाहिए। और आर्थिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक साख बनी है। आर्टिकल में जीएसटी के फैसले को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं, जबकि हकीकत ये है कि जीएसटी लागू करने की कवायद वाजपेयी सरकार के जमाने में ही शुरू हो गई थी और जीएसटी काउंसिल में ये फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था। मोदी सरकार के मंत्री जीएसटी के फैसले को ऐतिहासिक करार दे रहे हैं। जो चीजें कभी किसी की कल्पना में नहीं थी भारत में हो सकती है। उदाहरण के लिए जीएसटी, आखिर इतने वर्षों से लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जिसमें पूरे भारत को एक मार्केट बना सके, और ये सबकी सहमति से। जीएसटी काउंसिल में आखिर हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, हर राज्य के प्रतिनिधि हैं। कांग्रेस के 6 हैं, वामपंथियों के 2 हैं, दिल्ली की सरकार के प्रतिनिधि हैं। हर मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसले लेके भारत में जीएसटी को लागू कर पाना, मैं समझता हूं इतना बड़ा कदम हुआ है। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मोदी सरकार कई बैठकें कर चुकी है। सरकार ने 4 सूत्री फॉर्मूले पर जोर दिया है ताकि गिरती अर्थव्यवस्था काबू में की जा सके। साथ ही पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद का भी गठन किया है। सरकार का रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों पर जोर रहेगा। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के तहत ज्यादा फंड दिया जाएगा। बैंकों को ज्यादा पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर खास जोर होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार नई रणनीति बनाएगी। जाहिर है सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरा जोर जरूर लगा रही है और हर उपाय भी खोजे जा रहे हैं। तथ्यों के आधार पर यशवंत सिन्हा ने मोदी सरकार के सामने भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े कई गंभीर सवाल रखे हैं, जिनका जवाब देना सरकार के लिए आसान नहीं होगा। वहीं बैठे बिठाए विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा हाथ लग गया है जिससे भुनाने में वो कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
वैसे सियासत सिर्फ आर्थिक मोर्चे पर नहीं दिख रही, शिक्षा के मंदिर में भी दिख रही है। बीएचयू में हुए बवाल के बीच आज नए प्रॉक्टर की नियुक्ति कर दी गई। एम के सिंह अब यूनिवर्सिटी के नए प्रॉक्टर होंगे, लेकिन यूनिवर्सिटी के बीसी अब भी जिम्मेदारी लेने से बच रहे हैं। वहीं बीएचयू में हुई झड़प को लेकर सियासी घमासान लगातार बढ़ता जा रहा है। बीएचयू में छेड़खानी से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। हर दिन या तो कोई नई जांच टीम बना दी जाती है, या किसी अधिकारी पर कार्रवाई कर दी जाती है, या फिर इस मुद्दे को लेकर नया सियासी वार चालू हो जाता है। विवाद बढ़ने के बाद बीएचयू के चीफ प्रॉक्टर ओंकार सिंह ने इस्तीफा दे दिया और उनकी जगह नए चीफ प्रॉक्टर की नियुक्ति भी कर दी गई है। क्योंकि इन लोगों का मामला सुबह से ही हम लोग देख रहे थे। पहले हमारी प्राथमिकता थी कि मैं इनके धरने को समाप्त कराऊं, इनकी बातों को सुनूं और उसके बाद इसमें देखूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। प्रॉक्टर ने पद छोड़ दिया है, लेकिन वीसी की भूमिका पर अब भी सवाल है। वहीं यूनिवर्सिटी कैंपस में अब कोई झड़प या अप्रिय घटना न हो, इसके लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बीएचयू में हिंसक झड़प और हंगामे के बाद आज चौथे दिन भी बीएचयू परिसर में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। पूरा परिसर छावनी में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। पुलिसकर्मियों की बात की जाए तो 500 से भी अधिक इस समय पुलिसकर्मी बीएचयू में लगातार गश्त लगा रहे हैं। इस बीच बीएचयू में हुए बवाल की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन को सख्त हिदायत इस बात की दी गई है, किसी भी छात्र या छात्रा को परेशान न करें, लेकिन छात्र और छात्रा की आड़ में जो असामाजिक तत्व थे जिन्होंने माहौल को बिगाड़ा है, इसकी तह तक जाएं। दूसरी तरफ बीएचयू के स्टूडेंट्स भी मानते हैं कि छेड़खानी के विरोध में शुरू हुए उनके आंदोलन को बाहरी लोगों ने हाईजैक कर लिया। 11 बजे तक स्थितियां कंट्रोल में थी। उसके बाद हमें लगने लगा बाहर से बहुत सारे लोग आने लगे, अजीब अजीब लोग आके माइक पे बोलने लगे जिनको कोई जानता नहीं था, और उनका पूरा एजेंडा चेंज हो गया। हमारी जो मांगे थी वो दब गई और असली मुद्दा ये निकल के आने लगा कि मोदी जी आ रहे हैं, उनका विरोध करना है, मोदी आ रहा है। उधर विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ रही है और महिलाओं की सुरक्षा की उसे कोई फिक्र नहीं। पुलिस परिसर के अंदर जा रही, हॉस्टल में जा रही है और लाठी चार्ज कर रही है। उसके बावजूद देखिए सरकार की मंशा साफ नहीं। ये बहन बेटियों की इज्जत करने की बात करते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, लेकिन ये महिला विरोधी सरकार है। इन लड़कियों पर जो बर्बरता की है मोदी योगी सरकार ने, ये इनके साम्राज्य के कफन पर आखिरी कील साबित होगा। बीएचयू में बवाल क्यों हुआ? अब नए सिरे से इसकी जांच की जाएगी, जिसके बाद ये साफ होगा कि आखिर बवाल के लिए कौन जिम्मेदार है। वाराणसी से सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब बात राहुल गांधी की। मोदी सरकार पर यशवंत सिन्हा ने सवाल उठाए हैं, तो दूसरी ओर कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी भी गुजरात में सवालों की बौछार कर रहे हैं। मिशन गुजरात पर निकले राहुल आज चामुंडा मंदिर गए, माता के दर्शन किए। इससे पहले राहुल ने अपने दौरे की शुरुआत द्वारका से की थी, तब भी वो द्वारकाधीश के दर माथा टेकने पहुंचे थे। और अब बात गुजरात की सियासत की। गुजरात में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस इस रण को जीतने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। एक तरफ राहुल गांधी पाटीदार समुदाय के लोगों को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गुजरात की बीजेपी सरकार भी नजर अपनी पाटीदार वोट पर ही लगाए हुए है। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को लेकर बड़ा दाव चल दिया है। सरकार ने पाटीदार हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ केस वापस लेने का ऐलान किया है। गुजरात में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। पाटीदार समुदाय पर कांग्रेस की भी नजरें हैं, तो बीजेपी भी पाटीदार को लुभाने में जुटी है। सरकार को भी मालूम है कि राज्य में पाटीदार कितनी बड़ी ताकत है। ऐसे में बीजेपी सरकार ने पाटीदार समुदाय को रिझाने के लिए एक बड़ा सियासी दांव चला है। गुजरात कैबिनेट ने पाटीदारों की मांगों को लेकर बड़े फैसले किए हैं। गैर आरक्षण समाज के लिए आयोग बनाया जाएगा। पाटीदार आंदोलन के दौरान ऐसे केसों को जिसे सरकार वापस ले सकती है, उसे वापस लिया जाएगा। पाटीदार आंदोलन के दौरान जो लोग मारे गए थे, उन लोगों के परिवार वालों की मुआवजा राशि और बढ़ाई जाएगी।
एक दिन पहले पाटीदार समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के साथ बैठक भी की थी और अगले ही दिन इस बैठक का असर भी नजर आने लगा। आंदोलन के दरमियान जो पुलिस कार्यवाही हुई थी उसके सामने जो दमन का आक्षेप है, कोई भी व्यक्ति को, कोई भी संस्था को यह अधिकार होगा कि वो कमीशन के सामने अपनी फरियाद रजू करे और फरियाद के कारण जो भी करना पड़े तपास करके जिसके भी सामने एक्शन लेने पड़े वो एक्शन लेने के लिए जो निवृत्त हाईकोर्ट जज का जो कमीशन सजेस्ट करेगा उस प्रकार राज्य सरकार कार्यवाही करेगी। पाटीदारों को अपने पक्ष में करने के लिए सरकार ने बड़ा दांव चला है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की भी नजर इसी समुदाय के वोट बैंक पर है। राहुल का 3 दिनों का दौरा सौराष्ट्र क्षेत्र में था, जहां बड़ी संख्या में पाटीदार समुदाय निर्णायक भूमिका में नजर आता है। राहुल ने भी अपने दौरे के दौरान पाटीदार समुदाय के लोगों को लुभाने की खूब कोशिश की। हिंदुस्तान की सरकार 30,000 युवाओं में से सिर्फ 400 युवाओं को रोजगार दे पाती है। मतलब हिंदुस्तान कितना बड़ा देश है, कितने करोड़ों लोगों का देश है, मगर हमारी सरकार पूरे देश में 24 घंटे में 30,000 युवाओं में से सिर्फ 400 को रोजगार दे पाती है। अब हम आपको समझाते हैं कि गुजरात में पाटीदार समुदाय की अहमियत क्या है। गुजरात में पाटीदार मतदाता करीब 20% है। मौजूदा सरकार में करीब 40 विधायक और 7 मंत्री पाटीदार हैं। पाटीदार समाज बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है। आरक्षण की मांग को लेकर सरकार के साथ उसकी तनातनी भी नजर आ रही है। जाहिर है बीजेपी सरकार ने पाटीदारों के पक्ष में कुछ फैसले लेकर उन्हें रिझाने की कोशिश जरूर की है, लेकिन अब भी पाटीदार समाज आरक्षण की मांग को लेकर अड़ा है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत थमेगी, ये कहना मुश्किल है। पूरब पटेल, न्यूज़ नेशन, अहमदाबाद।